हेलो एल्केन है। और हेलो एल्केन में अभी इस वीडियो के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो आप देख लीजिएगा। सबसे पहले तो हम क्या है इनका सामान्य परिचय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सामान्य परिचय पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन होते क्या है, इनका सामान्य परिचय करेंगे, क्या होते हैं इसके बारे में जान लेंगे। फिर दूसरे नंबर पर हम इनका नामकरण देखेंगे कि जो हेलो एल्केन है उनका नाम कैसे रखा जाता है, उनकी नामकरण की पद्धतियाँ क्या हैं। दो नाम की पद्धतियाँ होती हैं, एक साधारण नाम होते हैं और दूसरे होते हैं IUPAC नाम। तो हम यहाँ पर क्या है साधारण नाम भी रखना सीखेंगे और साथ ही कौन सा रखना सीखेंगे, IUPAC नाम भी रखना सीखेंगे। ठीक है, दोनों की पद्धतियाँ क्या हैं हम ये जानेंगे किसकी, हेलो एल्केन की, कि हेलो एल्केन के जो नामकरण है वो कैसे रखे जाते हैं, साधारण पद्धति में कैसे रखे जाएंगे और IUPAC पद्धति में कैसे रखे जाएंगे, दोनों तरीके से हम देख लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा इसके अंदर वो होगा विरचन की सामान्य विधियां, कि जो हेलो एल्केन है उनको हम किस तरीके से बनाते हैं, उन्हें बनाने की सामान्य विधियां क्या हैं, यानी किन रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा हेलो एल्केन प्राप्त किए जा सकते हैं, इस चीज के बारे में पढ़ना है। और फिर इसके बाद हम इनके पढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि भौतिक गुणधर्म क्या है सामान्य ही होते हैं, बहुत नॉर्मल होते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, सिर्फ हम पढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्म। और रासायनिक गुणधर्म में भी हम कुछ महत्वपूर्ण मुख्य रासायनिक अभिक्रियाएं ही पढ़ेंगे क्योंकि हमें क्या है बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करनी है और बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से ही हमको क्या है यहाँ पर तैयार करके चलना है। तो मुख्य रासायनिक अभिक्रियाओं पर ही चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सामान्य परिचय, फिर नामकरण पद्धति होगी, इसकी नामकरण की दो पद्धतियां पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम विरचन की सामान्य विधियां पढ़ेंगे कि इनका निर्माण, इनको बनाया कैसे जाता है। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं। और इस तरीके से हमारा हेलो एल्केन का जो मोटा मोटा जो मुख्य सिलेबस है वो क्या है कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ किसका, हेलो एल्केन का। फिर आगे की जो एक और नई वीडियो हम बना के देंगे जिसमें क्या है आपको किसी जो हेलो एल्केन है उसका कोई मुख्य कंपाउंड है जैसे एथिल क्लोराइड है तो उसको निर्माण कैसे किया जाता है, उसका विरचन कैसे करते हैं और फिर उनके भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, मुख्य रासायनिक अभिक्रियाओं पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन फिलहाल क्या है हम इनका सामान्य परिचय कर लेते हैं क्योंकि ये क्या है आपका पहला वीडियो हो सकता है, तो यहाँ पर क्या है आपको थोड़ा समझने में सरलता रहेगी कि ये जो यौगिक हैं ये क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या समझना है कि हेलो एल्केन क्या होते हैं। ठीक है, सामान्य परिचय कर रहे हैं हम हेलो एल्केन का। अब हेलो एल्केन को समझने से पहले अब आपको क्या है मेरी बात को थोड़े से ध्यान से सुनना है। क्या सुनना है? पहले हम क्या करने वाले हैं, इसका सामान्य परिचय करने वाले हैं। तो मैं कंटेंट्स को मिटा देता हूँ। ठीक है, हम कर रहे हैं इनका सामान्य परिचय। सामान्य परिचय करने से पहले ठीक है अब एक चीज आपको समझनी होगी, एल्केन क्या होते हैं, सामान्य परिचय। अभी आपको क्या समझना होगा यहाँ पे कि एल्केन क्या होते हैं। आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से तो परिचित होंगे कि ये क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एकल बंध होता है वे क्या कहलाते हैं, एल्केन कहलाते हैं। और जिनमें डबल बॉन्ड होता है वो एल्कीन कहलाते हैं। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है वे क्या कहलाते हैं, एल्काइन कहलाते हैं। ऐसा आपने पढ़ा है। ठीक है, अभी और एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा समझ में आएगा। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स, कैसे कंपाउंड जिनमें क्या होता है एकल बंध होता है, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले वे यौगिक जिनमें क्या होता है कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है वे क्या कहलाते हैं, एल्केन कहलाते हैं। अब एल्केन कहलाते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा CH4, ठीक है, CH4 क्या है, अभी मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। ठीक है, और एक यौगिक है C2H6, दोनों का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, आप समझ पाएंगे किस तरीके से एल्केन है, इस तरीके से वो है एल्कीन। अगर हम CH4 की बात करें तो कार्बन की कितनी संयोजकताएं होती हैं, 4 संयोजकताएं होती हैं, 4 संयोजकता होती है। और इससे क्या होते हैं 4 एटम्स जो है 4 दिशाओं में समचतुष्फल की स्थिति में क्या है जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है तो सीधी सी बात है कि एक कार्बन से कितने बंध बन सकते हैं, 4 बंध ही बनेंगे। तो यहाँ पर क्या है आपके हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। तो एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और इस तरीके से क्या है ये बन गई आपकी CH4 की स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद मैं आपके लिए C2H6 की स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। तो यहाँ पर क्या होगा, C2 है। ठीक है, कार्बन कार्बन कितने हो गए, 2 कार्बन है इसमें। अब आप जानते हैं कि कार्बन कार्बन को हमें किसके द्वारा अटैच करना होगा, 2 यहाँ अटैच करने के लिए क्या होगा आपके लिए एकल बंध तो आवश्यक है, एक बंध तो आप बनाएंगे ना। ठीक है, अभी हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 6 हाइड्रोजन हैं। तो हमने क्या काम किया, एक बंद, दो बंद, 3 बंद, 3 बंद इससे लगाया, 3 हाइड्रोजन इससे करके लगा दिए। ठीक है, अब इस कार्बन पर कितने बॉन्ड हो चुके हैं, 4 बॉन्ड हो चुके हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 ही होते हैं, इस 4 से ज्यादा नहीं होते। प्रत्येक कार्बन पे 4 होंगे और संयोजकता उसकी जो है पूरी हो जाती है, अष्टक पूरा हो जाता है। अब बचे इसमें 3 हाइड्रोजन हो गए हैं, कितने, 6 है ना। तो अभी 3 यहाँ पे लगा देते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ।
ठीक है, इस तरीके से बन गया C2H6। अब ये जो C2H6 बना है ना, अब इसमें आप देखिए कि कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य में कौन सा बंध है। तो कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य में क्या है, यहाँ पर एकल बंध है, इसलिए क्या है, ये एक एल्केन है। तो एल्केन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य में क्या होता है, एकल बंध होता है, ऐसे यौगिक होते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और डीपली समझते हैं कि एल्केन क्या होते हैं। तो एल्केन के बारे में ये कहा जाता है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। ठीक है, ये सामान्य सूत्र है जिसका एल्केन का सामान्य सूत्र होने का मतलब ये निकलता है कि यहाँ पर ये कह रहा है कि कार्बन अगर मान लीजिए उसमें n है तो हाइड्रोजन उसमें कितने होंगे, 2n+2, यानी कि उसमें हाइड्रोजन की जो परमाणुओं की संख्या है वो 2 गुने से 2 अधिक होती है। ठीक है, 2 गुने से 2 अधिक होती है। जैसे अगर हमने n बराबर कितना रखा, हमने 1 रखा, n बराबर कितना रख दिया, हमने 1 रखा, तो यहाँ पर क्या होगा, C1H 2 गुणा, यहाँ पर n की जगह 1 रखिए, प्लस क्या कर दिया 2, C1 हो गया, H 2 1 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, तो ये हो गया आपका CH4। ठीक है, तो CH4 क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। अगर मान लीजिए हम N बराबर कितना रख देते हैं, 2 रख देते हैं, तब क्या होगा देखते हैं, C2 यहाँ पे हमने कितना रख दिया, C2, और H यहाँ पर 2N होता है, तो N की जगह पे कितना रख दें, 2 रख दिया आपने। ठीक है, 2N होता है और प्लस क्या कर दिया आपने, 2 कर दिया, तो ये हो गया आपका C2H 2 दूनी सॉरी 2 दूनी 4 और 4 और 2 कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, तो C2 क्या हो गया, ये H6 हो गया। ठीक है, अब ये ऐसा करके बन गया C2H6। अब आगे अगर हम N की जगह पर कितना रख देते हैं, 3 रख देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, C3 होगा, H कितना 2 गुणा 3 और प्लस 2, यानी कि C3H 3 दूनी 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए, ऐसा करके। यानी ये वाले जो कंपाउंड्स हैं, ये वाले कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, एल्केन कहलाते हैं। यहाँ पर अगर हम गौर करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि इनमें जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वो कार्बन परमाणु की संख्या से कितना होते हैं, 2 गुना से 2 अधिक होते हैं। 2 गुने से कितना, 2 अधिक, यानी कि उसका 2 गुना करो कार्बन परमाणु की संख्या का, उसमें 2 जोड़ दो, तो आपके लिए क्या प्राप्त होने वाला है, एल्केन प्राप्त होने वाला है। जैसे 2 दूनी 4 और 4 में अगर 2 जोड़ दें तो 6, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ दें तो कितना, 8 मिलेगा, ऐसे होते हैं। तो ये क्या होते हैं, एल्केन होते हैं। समझ गए ना आप, एल्केन होते हैं। अब बात ये आती है कि आप एल्केन तो समझ गए, एल्केन है। अब एल्केन है और एल्केन के साथ हमें क्या करना है कि हेलो एल्केन क्या होते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अभी इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो इनको समझने के लिए क्या करना है, अब हम यहाँ पे मान लीजिए क्या लिख लेते हैं, कुछ एल्केन्स लिख लेते हैं। जैसे हमने एल्केन लिख रखा है, एक है हमारा एल्केन CH4, एक है हमारा एल्केन C2H6 और एक है हमारे पास C3H8। ठीक है, इसका नाम मेथेन है, इसका नाम एथेन है और इसका नाम क्या है, प्रोपेन है। ये ऐसे करके नाम होते हैं। अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, एक एल्केन है और इस एल्केन में से क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, हट जाता है, और हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होकर इसकी जगह पे कौन लग जाता है, कोई भी हेलोजन परमाणु लग जाता है। अब जरूरी नहीं कि एक ही हेलोजन लगे, अगर एक लगता है तो वो क्या होगा, वहां पर मोनो हेलोजन व्युत्पन्न बनेगा, और अगर 2 लगते हैं तो डाई हेलोजन और 3 लगते हैं तो ट्राई, यानी कि एक भी हेलोजन लग सकता है, 2 भी लग सकते हैं, 3 हेलोजन लग सकते हैं, ऐसे करके इसमें लग सकते हैं। कैसे करके लग सकते हैं, अगर मान लीजिए कि CH4 में से एक हाइड्रोजन परमाणु हट जाता है तो कितना, यहाँ पर क्या हुआ, फिर CH3 बचा और हाइड्रोजन परमाणु हट के उसकी जगह पे क्या लग गया, कोई भी हेलोजन लग जाता है, यानी कि क्लोरीन लग गया। मान लीजिए हेलोजन क्या होते हैं, X से दिखाए जाते हैं, जिसमें क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और कौन होता है, आयोडीन होता है। यही होते हैं, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। और अब हमने बताया आपको कि यहाँ पर क्या हट गया, इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु हट गया और उसमें की जगह पे कौन लग गया, आपका क्लोरीन लग गया। ऐसे ही यहाँ पे देखिएगा C2H6 में भी अगर मान लीजिए C2H6 है तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, C2H5 रह जाएगा। अब C2H5 एक हाइड्रोजन हटा, उसकी जगह पे क्या लग जाएगा, एक क्लोरीन लग सकता है। जरूरी नहीं जी क्लोरीन ही लगे, यहाँ पे ब्रोमीन भी लग सकता है, आयोडीन भी लग सकता है, ऐसा करके लग सकता है। हेलोजन में से कोई भी चीज यहाँ पे लग सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसे ही C3H8 है तो यहाँ पे क्या है, C3H7 हो गया और इसकी जगह पे हमने मान लीजिए क्या लगा दिया, आयोडीन लगा दिया। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन, इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु हट के और उसकी जगह पर क्या लग जाता है, कोई भी हेलोजन परमाणु लग जाता है। तो इस प्रकार से जो यौगिक बनता है उसको हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। तो ये सभी के सभी जो हैं, जो कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन परमाणु हटके यहाँ पे जो लगे हुए हैं, ये क्या है, हेलो एल्केन है।
ठीक है, हेलो एल्केन समझ गए। एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु हटे और उसकी जगह पर क्या है, कोई भी हेलोजन परमाणु क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर लगता है तो हम उसको क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात और मैं आपके लिए क्लियर कर दूं कि जो एल्केनों के हेलोजन व्युत्पन्न है, हेलोजन व्युत्पन्न का मतलब होता है एल्केन से हेलोजन जोड़ करके जो चीज का निर्माण होता है उसे व्युत्पन्न कहते हैं। उससे उत्पन्न हुआ है, वो एल्केन से उत्पन्न हुआ। किससे? एल्केन से हेलोजन जुड़ने के बाद जो उत्पन्न हुआ है, एल्केन का हेलोजन व्युत्पन्न है। ये तीन प्रकार के हो सकते हैं। अगर एक हेलोजन परमाणु लगता है तो क्या होगा, मोनो हेलोजन होंगे। अगर दो लगते हैं तो डाई हेलोजन होंगे, और अगर तीन लगते हैं तो कैसे होंगे, ट्राई हेलोजन होते हैं। जैसे अभी यहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु हटके एक ही इसमें क्या हेलोजन लगा है, तो ये सब क्या है, मोनो हेलोजन है। कैसे है ये, मोनो हेलोजन व्युत्पन्न है। कैसे होंगे ये, मोनो हेलोजन व्युत्पन्न। और अगर मान लीजिए कि इसमें से दो हाइड्रोजन हट जाते हैं, इसमें से कितने हट जाते हैं, दो हाइड्रोजन, तो इसकी जगह पर क्या लग जाएगा जी, क्या बनेगा, CH2Cl2 बन जाएगा। क्योंकि दो हाइड्रोजन हटे, चार संयोजकता पूरी करनी है तो दो क्लोरीन लगेंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए इसमें से क्या है, तीन हाइड्रोजन हट जाते तो और तीन क्या लग जाते, इसमें क्लोरीन लग जाते, तो क्या बनता, ये ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न बनता। अगर एक क्लोरीन लगा है, एक हेलोजन लगा है तो मोनो हेलोजन व्युत्पन्न है। ठीक है, और अगर दो लगे हैं तो दो डाई हेलोजन व्युत्पन्न है, और अगर तीन लगे हैं तो कैसा है, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है। ऐसी बात होती है। ऐसे यहाँ पे अगर C2H4 करके Br2 कर दो तो ये डाई हेलोजन व्युत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि Br2 इसमें कितने लग गए, दो, और यहाँ पे कितने हो गए, C2H3, और यहाँ पर Br कितने लगा दिए जी, मैंने तीन लगा दिए, तो ये कैसा हो गया, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न हो गया। तो यहाँ पे इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी कि एल्केन में से क्या हो सकता है, तीन प्रकार के हेलोजन व्युत्पन्न बन सकते हैं। एक मोनो हेलोजन जिनमें एक हेलोजन होता है, और दूसरा जिसमें क्या होता है, दो हेलोजन होते हैं, वो डाई हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं। तीसरा क्या होता है, जिसमें तीन हेलोजन परमाणु जुड़ जाते हैं, वो ट्राई हेलोजन होता है। ठीक है, चलिए इतना अब आप समझ गए। अब हम बात ये करने वाले थे कि हेलो एल्केन होते क्या हैं। अभी हेलो एल्केन होते क्या हैं ये समझ लेते हैं। चलिए, तो जी यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आपके लिए कि हेलो एल्केन क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपसे स्पष्ट रूप से ये कहने वाला हूँ कि यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ कि एल्केनों के, कौन के, एल्केनों के मोनो हेलोजन व्युत्पन्न कौन होंगे, एल्केनों के मोनो हेलोजन व्युत्पन्न है। मोनो हेलोजन समझ रहे हो, यानी कि जिसमें एल्केन में क्या लगा हुआ है, केवल एक हेलोजन परमाणु लगा हुआ है, तो मोनो हेलोजन व्युत्पन्न हेलो एल्केन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हेलो एल्केन। और इनका दूसरा भी नाम होता है हेलो एल्केन या एथिल, हेलो एल्केन या एल्किल क्लोराइड, एथिल नहीं, सॉरी वो गलत होगी, एल्किल क्लोराइड। और अगर वहां पे क्लोरीन है तो वो क्लोराइड होगा, ये मैं गलत बोल रहा हूँ। क्या है, एल्किल, यहाँ पे क्या होगा, एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा आपके लिए कि एल्केनों के मोनो हेलोजन व्युत्पन्न हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। देखो, मैंने आपको बताया कि तीन प्रकार से बन सकते हैं। तो अगर उसमें क्या लगा हुआ है, केवल एक ही हेलोजन लगा हुआ है, तो वहां पर क्या होगा, वो होगा आपका मोनो हेलोजन व्युत्पन्न। और मोनो हेलोजन व्युत्पन्न को ही हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। और या फिर इनका दूसरा भी नाम होता है एल्किल हैलाइड। तो आप समझ गए, यानी कि ऐसे सभी यौगिक जिनमें क्या है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु हटा है और उसकी जगह पर क्या लग गया है, कोई भी हेलोजन परमाणु लग गया है, तो वे सभी की यौगिक क्या कहलाते हैं, हेलो एल्केन कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक ही लाइन में हमने बता दिया आपको कि एल्केनों के मोनो हेलोजन व्युत्पन्न कैसे हैं, मोनो है, केवल सिंगल सिंगल वाले हैं, और ये क्या कहलाते हैं, हेलो एल्केन कहलाते हैं, या फिर क्या कहलाते हैं, ये एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, अभी जैसे अब मैं आगे बात करता हूं कि इनका जो सामान्य सूत्र होता है, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है। चलिए बात कर लेते हैं किसी सामान्य सूत्र की। तो इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। अब देखो, एक बात मैं आपको बताऊं कि हमने बताया एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। अब मैंने बताया इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु हट जाता है, उसकी जगह कौन लगता है, हेलोजन। तो एक हाइड्रोजन परमाणु कम कर दो तो CnH2n+1 बन गया, और इसकी जगह पर क्या लग जाएगा, जो हटा है उसकी जगह पर क्या लग जाता है, X लग जाता है। और इस X की जगह पर क्या हो सकता है, या तो क्लोरीन हो सकता है, या ब्रोमीन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, या फिर क्या होगा,
आयोडीन होगा, ठीक है ना। तो इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+1x होता है। या फिर इनका एक और तरीके से इनके सामान्य सूत्र को प्रदर्शित करते हैं, वो होता है Rx। क्या होता है इनका सामान्य सूत्र, या तो CnH2n+1x कहिएगा, या फिर कहिए इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, Rx होता है। अब आप कहेंगे R क्या है, तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो ये पार्ट लिखा हुआ है, कौन सा पार्ट, CnH2n+1, इसको हम क्या कहते हैं, R कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, R। और ये R होता क्या है, ये R है यहाँ पर एल्किल समूह। क्या चीज है ये R, ये है एल्किल समूह। और यहाँ पर X की जगह पर क्या होता है, ये आपका Cl हो सकता है, Br हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। तो इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, Rx कहिएगा या CnH2n+1x कहिएगा। R क्या होता है, R क्या होता है, ये एल्किल समूह है, और एल्किल समूह का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+1 होता है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि उसमें यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या, मान लीजिए अगर उसमें n है तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 2n+1 होती है। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि ऐसे जो समूह होते हैं, यानी ऐसा जो कुछ लिखा हुआ है जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कार्बन के परमाणुओं की संख्या की कितनी होती है, 2 गुना से 1 अधिक होती है। मान लीजिए किसी में हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, उसके कार्बन परमाणुओं की संख्या के 2 गुना से 1 अधिक है, तो वो क्या कहलाता है, जो आपका एल्किल समूह कहलाता है। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे C, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम रख देते हैं 1, और यहाँ पर क्या रखा जाएगा, फिर 2 गुणा 1 और प्लस क्या हो गया 1, तो यहाँ पर निकल के क्या आएगा, इस सूत्र के अनुसार देखो 1 रखने पर कितना निकल के आएगा, C1 और H, 2 1 2 और 1 कितना हो गया, 2 और 1 3 हो गया, तो कितना C1H3 यानी कि CH3 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, CH3। और अगर हमने N की जगह पर कितना रख दिया, 2 रख दिया। यहाँ पे N की जगह पे कितना रखा था हमने, 1 रखा था। N की जगह अगर हमने 2 रख दिया तो क्या होगा जी, आपका C2H यहाँ पर कितना होगा, 2 गुणा 2 प्लस कितना होगा 1, और ये कितना हो जाएगा जी आपका C2 हो गया। H कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया, तो C2 कितना हो गया, H5 हो गया। और अगर N की जगह पर हमने रख दिया 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका C3H कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3 प्लस 1 और बराबर ये हो जाएगा C3H7। तो ये वाले जो यौगिक हैं, यानी कि जिनमें हाइड्रोजन परमाणु कार्बन की परमाणु की संख्या से 2 गुने से 1 अधिक है, ऐसा अगर कहीं पे लिखा हुआ है, तो फिर वहां पर क्या होगा, वो एल्किल समूह है, उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है जी, इसका नाम है मैथिल। इसको हम क्या कहते हैं, मैथिल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एथिल कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपिल कहते हैं। वो आप समझ रहे हैं किसके हिसाब से कहते हैं, क्योंकि हम कार्बनिक रसायन में जो गिनतियां हैं, जो अंक हैं, कार्बन परमाणु की संख्या है, उसे मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट कहते हैं। उसी हिसाब से अगर 1 परमाणु है तो उसे मैथ कहते हैं, इसलिए मैथिल है। और अगर 2 है तो क्या है, उसके लिए हम क्या कहते हैं, एथिल कहते हैं। और अगर 3 है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, प्रोपिल कहते हैं। और ये क्या हो गए, CH3 है, C2H5 है, C3H7 है, ऐसे ही आगे 4 दूनी 8 और 8 और 1 कितना होगा 9, C4H9, इसको हम क्या कह देंगे, ब्यूटिल कह देंगे। ये क्या हो गए जी, आपके एल्किल समूह हो गए। आप R समझ गए, R क्या होता है, एल्किल समूह होता है। X समझ गए, ये क्या हो गया आपका हेलोजन परमाणु होता है। तो ऐसे यौगिक जिनका सामान्य सूत्र क्या होता है, Rx होता है, यानी कि जिनमें किसी एल्किल समूह से अगर कोई हेलोजन परमाणु डायरेक्टली अटैच होता है, जैसे अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे R की जगह पे CH3, X की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, Cl लिख देता हूँ, तो ये क्या बन के तैयार होगा, ये है आपका एक ये है आपका हेलो एल्केन, जो कि क्या है, एक मोनो हेलोजन व्युत्पन्न है। और अगर ऐसे में R की जगह पे कितना लिख देता हूँ, C2H5, क्योंकि ये क्या है R है, और इसके पीछे मैं लगा देता हूँ Br X की जगह पर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, आपका एथिल ब्रोमाइड बन गया, जो कि क्या है, एक हेलो एल्केन है। तो आप हेलो एल्केन समझ गए होंगे कि जो सूत्र का, कौन से सूत्र का पालन करते हैं, इस सूत्र का पालन करते हैं, या फिर जिनमें क्या होता है एल्किल समूह से, यानी R से क्या जुड़ा होता है, X जुड़ा होता है, X की जगह पर कोई हेलोजन है, वे यौगिक क्या कहलाते हैं, आपके हेलो एल्केन कहलाते हैं। ठीक है ना, अब समझ गए आपकी हेलो एल्केन क्या होते हैं। ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें क्या होता है, किसी भी जो ये समूह लगे हुए हैं, इनसे क्या लगा होता है जी, आपका कोई भी हेलोजन परमाणु लगा होता है, वे यौगिक क्या कहलाते हैं, आपके हेलो एल्केन कहलाते हैं। ठीक है, अभी और समझते हैं आगे। अभी यहाँ पे क्या है कि जैसे अभी हमने लिखा है एक CH3Cl,
ये भी क्या है, एक मोनो हेलो एल्केन, ये भी हेलो एल्केन है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C2H5Cl तो ये भी क्या है, एक हेलो एल्केन है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C2H5Br तो ये भी क्या है, एक हेलो एल्केन है। और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C3H7I तो ये भी क्या है, एक हेलो एल्केन है, क्योंकि इन सभी का सामान्य सूत्र क्या है, RX है। यानी कि इनमें सभी में ये आगे जो लिखे हुए हैं ये क्या है, सब के सब R हैं, और R से क्या जुड़ा हुआ है, कोई भी हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, ये आपके हेलो एल्केन कहलाते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, एल्केल हैलाइड भी कहते हैं। ठीक है, इनका सामान्य परिचय खत्म हो गया। और अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं कि इनका नामकरण कैसे किया जाता है, इनका नाम क्या होता है। ठीक है ना, चलिए। तो यहाँ पे नामकरण समझने के लिए देखिए, नाम जो होते हैं किसी भी कार्बनिक यौगिक के, वो दो तरीके के नाम होते हैं। और नाम में क्या होता है कि एक तो होते हैं साधारण नाम, और दूसरे कौन से होते हैं, इनके IUPAC नाम होते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, नामकरण पढ़ने वाले हैं कि इनका नॉमेनक्लेचर क्या है। ठीक है, दो तरीके के नाम होंगे, एक होंगे साधारण नाम और दूसरे कौन से होते हैं, IUPAC नाम होते हैं। तो इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, और इस टेबल में क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले वाले खाने में हम यौगिक लिख लेंगे, दूसरे वाले में हम क्या लिख लेंगे, उसका साधारण नाम लिख लेंगे, और तीसरे वाले खाने में हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर जो कॉलम बनाया है हमने, इसमें हम बना लेंगे जी आपका IUPAC नाम। ठीक है, चलिए। तो पहले वाले में क्या लिख लेते हैं हम, यौगिक है, कोई भी यौगिक होगा, ठीक है, उसका नाम लिख लेंगे यहाँ पर, जो भी हेलो एल्केन होगा। और दूसरा यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, उसका साधारण नाम लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, साधारण नाम। ठीक है, अब और यहाँ पर क्या लिख लेंगे, उसका IUPAC नाम लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिख लेंगे, IUPAC नाम। अब यहाँ पर हम दोनों तरीके के नाम रखने का सीखेंगे कि किस तरीके से नाम रखे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कंपाउंड लिख के दे रहा हूँ आपके लिए, कि हमने लिखा यहाँ पे CH3Cl, और फिर हमने लिखा यहाँ पे C2H5Cl। ठीक है, अब C2H5 को दो तरीके से लिखा जा सकता है यहाँ पे, जैसे, और तीसरे नंबर पे मैं लिख दूंगा C3H7Cl। लेकिन जब दो से अधिक या तीन से अधिक कार्बन परमाणुओं की संख्या हो जाती है तो इसको ऐसे नहीं लिखते, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना के लिखते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाई देता हूँ, जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास C2H5 है, तो इसको लिखने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम क्या करते हैं, इसको CH3 और CH2 और फिर इसके बाद हम क्या लिखते हैं, Cl लिखते हैं। यानी कि अब भी क्या है, वही लिखा हुआ है। कार्बन परमाणु कितने हैं इसमें, एक और एक कितने हो गए, 2, और हाइड्रोजन 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, वही बात है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। ऐसे ही अगर मान लीजिए CH3 और C3H7 और क्या लिखा हुआ है, Br लिखा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 और क्या होगा जी आपका CH2। ठीक है, और उसके बाद हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर Br लगा देंगे। अब भी देखिएगा कार्बन कितने हैं, 1 2 3 कार्बन है, 3 और 2 5, और 5 और 2 कितने हो गए, 7। तो इस तरीके से C3H7 ही लिखा हुआ है। तो इनको डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखते, बल्कि ऐसे लिखते हैं। उसका लिखने का कारण ये होता है कि लिखा इसलिए जाता है क्योंकि वहाँ पे ये दिखाई पड़ता है हमारे लिए कि इसमें जो हेलोजन परमाणु है वो कहाँ पे लगा हुआ है, इसलिए इसको ऐसा करके हम लिख देते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे क्या है, मैं C2H5Cl को भी ऐसे ही लिख देता हूँ। कैसे, CH3 लिखा मैंने और CH2 लिखा, और फिर मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे Cl लिख दिया। फिर अगला कंपाउंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH3 CH2 और क्या लिखा मैंने यहाँ पे, और फिर से CH2 लिख के, और फिर मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे Cl लिख दिया। ठीक है, और फिर इसके बाद मैं एक और कंपाउंड लिखता हूँ यहाँ पे CH3 CH2 CH2 और फिर CH2 और फिर क्या कर दिया Cl। इसमें 3 कार्बन थे, इसमें 4 कार्बन है। अब इसके दो पॉसिबल संभावनाएं हैं। देखो, एक तो CH3 और फिर मैंने लिखा है यहाँ पे CH2। ठीक है, और यहाँ पे CH लिख देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे Cl लिख देता हूँ, और फिर यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं CH2, और फिर यहाँ पे क्या लिख देता हूँ CH3। पहले वाले कंपाउंड में मैंने क्लोरीन को कहाँ पे लगाया हुआ है, सबसे बाद में। दूसरे वाले कंपाउंड में इसमें कहाँ लगाया हुआ है, बीच में लगाया हुआ है। अब इनका नाम देखते हैं कि नाम कैसे रखते हैं। तो देखिए, आपको मैं अगर आपके लिए बताऊँ तो इनके दो तरीके के नाम हैं। एक तो होते हैं साधारण नाम, दूसरे कौन से होते हैं, IUPAC नाम। तो इनके जो साधारण नाम है, कौन से नाम है, इनके जो साधारण नाम है, तो वो साधारण नाम क्या होते हैं, इनके साधारण नाम में क्या होता है कि पहले तो क्या लिख देते हैं हम, इनके संगत एल्किल समूह का नाम लिखते हैं। साधारण नाम लिखते समय क्या करेंगे, संगत एल्किल समूह का नाम लिखते हैं, और उसके पीछे क्या लिख देते हैं, हम हेलोजन परमाणु का नाम लिख देते हैं। संगत एल्किल समूह और उसके बाद क्या, हेलोजन परमाणु का नाम लिखने से क्या होता है, इनका साधारण नाम बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, कैसे, सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे आप, जो है एल्किल समूह, एल्किल जो समूह होगा, ठीक है, कौन सा साधारण नाम होगा, एल्किल समूह प्लस क्या होगा यहाँ पर आपका हेलोजन परमाणु। क्या होगा, हेलोजन परमाणु होगा, और दोनों का नाम लिख दें, परमाणु का
नाम, ठीक है, दोनों का नाम लिख देते हैं। एल्किल समूह का नाम और हेलोजन परमाणु का नाम, दोनों का नाम लिखने पर क्या होते हैं, इनके साधारण नाम बन के तैयार हो जाते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि IUPAC नाम क्या रखा जाता है इनका। IUPAC नाम, अगर इनके IUPAC नाम की बात करें तो इनके IUPAC नाम क्या होते हैं, इनको जनक हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न मान के, यानी इनको हाइड्रोकार्बन का क्या है, हेलोजन व्युत्पन्न मान करके क्या है, इनका नाम रखते हैं। और ये व्युत्पन्न कैसे हैं, मोनो हेलोजन है, तो इनको हाइड्रोकार्बन का यानी एल्केनों का मोनो हेलोजन व्युत्पन्न मान करके इनका नाम रखते हैं। कैसे रखते हैं उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहले तो प्रतिस्थापी यानी कि जो क्लोरो ब्रोमो क्लोरीन ब्रोमीन जो आयोडीन लगाए पहले उसका नाम होता है, और फिर उसके बाद क्या है, संगत इनके जो एल्केन बनती है, इनके संगत जो एल्केन बनती है, तो पहले क्या होगा, प्रतिस्थापी होगा, पहले क्या होगा, प्रतिस्थापी, और उसके बाद क्या होगी यहाँ पे संगत एल्केन, क्या होगी, संगत एल्केन, ठीक है। अभी आपको क्या है, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या है कैसे है, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल तरीका है इसका, जो इनके IUPAC नाम है और साधारण नाम है, इनका एक डायरेक्टली जनरल फॉर्मूला दिया गया हो, फॉर्मूले जैसा होता है, इनका नाम पहले ही बता दिया जाता है, और उसमें क्या है, थोड़ा सा चेंजेस करने पर इनके IUPAC नाम और साधारण नाम बन के आ जाते हैं। तो ये तो इनका बेसिक्स था कि कैसे रखे जाते हैं। और अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसका साधारण नाम क्या होता है। तो जी इनका साधारण नाम होता है एल्किल क्लोराइड। क्या वो नाम होता है इनका साधारण नाम, ये एल्किल हैलाइड होता है। क्या होता है, एल्किल हैलाइड, एल्किल क्लोराइड नहीं, क्लोरीन है तो क्लोराइड, नहीं तो अगर कोई अन्य हैलोजन है तो हैलाइड होता है, ठीक है, एल्किल हैलाइड होता है। और इनके जो IUPAC नाम है वो क्या होते हैं, हेलो एल्केन होते हैं। क्या नाम होते हैं इनके IUPAC नाम, हेलो एल्केन, ठीक है। क्या नाम होता है, हेलो एल्केन होता है। इनके साधारण नाम होते हैं एल्किल हैलाइड और इनका IUPAC नाम होता है हेलो एल्केन। और अब इन दोनों की सहायता से हम इनके साधारण नाम और IUPAC नाम को लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे वो समझिए। अब मैं आपके लिए बताऊं कि इनका साधारण नाम क्या होता है। यहाँ पे देखिएगा जरा, साधारण नाम क्या होता है इनका, इनका साधारण नाम होता है जी एल्किल हैलाइड। क्या नाम है इनका, एल्किल हैलाइड। और आपको नाम किसका लिखना है, नाम आपके लिए लिखना है किसका, CH3Cl का। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, फिर टेबल में कर देंगे, ठीक है। CH3Cl है, CH3Cl लिखा मैंने। साधारण नाम इसका क्या होता है, एल्किल हैलाइड होता है। तो नाम रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जहां एल्क शब्द लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, एल्क शब्द लिखा है, सिर्फ एल्क, किसकी जगह पे, एल्क शब्द की जगह पर आप क्या लगा दीजिएगा, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर जो भी बोलते हैं, मैथ एथ प्रोप ब्यूट जो भी हम बोलते हैं उसको यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, उसका नाम बन के तैयार हो जाएगा। एल्क जहां भी दिखाई देगा, आगे की चैप्टर्स में भी हम यही करेंगे, तो एल्क जहां भी दिखाई देता है तो वहां पर क्या करेंगे, आप वहां पर लगा देंगे क्या, एल्क की जगह पर लगा देंगे कार्बन परमाणुओं की संख्या। क्या लगा देंगे, कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मैथ एथ प्रोप ब्यूट लिख देंगे, ठीक है। किसकी जगह पर, एल्क की जगह पर, ठीक है। आगे हैलाइड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हैलाइड। अब हैलाइड क्या है, ये हेलोजन परमाणु का नाम है, और कैसे करके लिखना है, हेल की जगह पे लिखना होता है, हेल की जगह पे लिखना होता है। जैसे अगर क्लोरीन है तो इसको क्लोराइड लिखेंगे, ब्रोमीन है तो इसको ब्रोमाइड लिखेंगे, यानी आइड लगा देते हैं। जैसे क्लोर होता है तो क्लोरीन हो गया, तो क्लोराइड हो गया, ऐसे ही ब्रोमीन होता है तो ब्रोमाइड हो गया, और आयोडीन है तो क्या हो गया, आयोडाइड हो गया। समझ गए, एल्क की जगह पर कार्बन परमाणुओं की संख्या, हैलाइड की जगह पर जो भी हेलोजन है उसका आइड शब्द बना करके हम यहाँ पे लगा देते हैं। चलो, तो मेथिल क्लोराइड, ये आपके सामने क्या है, CH3Cl है। इसका साधारण नाम क्या होता है, एल्किल हैलाइड। तो बना के देखते हैं नाम क्या बनेगा। कार्बन कितना है इसमें, एक है, एक को आप क्या कहते हैं, मैथ कहते हैं। एल्क की जगह पर लगाइएगा क्या, मैथ। क्या लगाया आपने, मैथ, ठीक है। एल्क की जगह यह मात्रा लगी हुई है तो क्या नाम हो गया ये एल्किल, और आपने एल्क की जगह लगा दिया मैथ तो क्या हो गया, मैथिल हो गया। और हैलाइड, ये क्या है, हेलोजन परमाणु है, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, क्लोराइड हो गया। इसका नाम क्या हो गया जी आपका, क्लोराइड हो गया। क्या बन के तैयार हो गया, ये मेथिल क्लोराइड। तो इसका साधारण नाम क्या हो गया जी आपका, मेथिल क्लोराइड हो गया। समझ गए। एल्किल की जगह पर, एल्क की जगह आप कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर आपने मेथिल किया है, उसको मैथ करके मेथिल किया। और हैलाइड यानी इसमें क्लोरीन है, इसलिए उसको क्या किया है आपने, क्लोर लगा करके क्लोराइड किया है। अब आ जाते हैं इसका IUPAC नाम क्या होता है। IUPAC नाम होता है जी इनका हेलो एल्केन। क्या नाम होता है IUPAC, इनका नाम हेलो एल्केन होता है। IUPAC नाम क्या होता है इनका, हेलो एल्केन होता है। अब जब IUPAC नाम इनका हेलो एल्केन है तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कैसे रखें। तो देखो, हेल शब्द मैंने आपको पहले ही बताया, क्या बताया, हेल शब्द की जगह पर क्या है, हेलोजन परमाणु का नाम लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, क्लोरीन है तो क्लोर, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, ऐसे करके, आयोडीन है तो आयोडो, ऐसे करके लिखे जाते हैं।
और एल्क शब्द की जगह पर आप क्या लगाएंगे, कार्बन परमाणु की संख्या लगाएंगे। हेल की जगह पर, हेलो की जगह पर तो आप क्या करेंगे, हेलोजन परमाणु का नाम लगा देंगे। एल्क की जगह पर आप क्या लगा देंगे, कार्बन परमाणु की संख्या लगा देंगे। इस तरीके से जब हम लगा देंगे तो क्या बन के तैयार होगा जी, आपका इसका IUPAC नाम बन के तैयार होगा। तो क्या है उसमें, हेलोजन कौन है उसमें, क्लोरीन है, हेलो है, तो क्या हो गया ये क्लोर को करके क्लोरो हो गया, क्या हो गया ये क्लोरो। हेलो था, क्लोरीन की वजह से हमने क्या लिखा है उसको क्लोरो लिखा है। अब एल्केन है, एल्क की जगह पर उसमें कितने कार्बन, एक कार्बन है। जब एक कार्बन है तो क्या कर देते हैं, वहां पे मैथ लगा देते हैं, तो क्या बन जाएगा ये, एल्केन की जगह पर मैथेन। एल्क की जगह पर मैथ लगाते क्या हो गया, मैथेन हो गया, और हेल की जगह पर क्लोरीन लगाते ही क्लोरो हो गया। तो इसका IUPAC नाम बन के तैयार हुआ क्लोरोमेथेन। क्या बन के तैयार हुआ है, क्लोरोमेथेन। समझ गए ना आप, क्या समझे कि आपको हेलो शब्द यहाँ, हेल शब्द जो जहां पर है वहां पर हेलोजन परमाणु का नाम लगाना है, और एल्क शब्द जहां है वहां पर क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या लगाते ही उसके IUPAC नाम बन के तैयार हो गए। क्लोरोमेथेन क्या है, इसका IUPAC नाम है। मेथिल क्लोराइड क्या है, इसका साधारण नाम है। तो मेथिल क्लोराइड साधारण नाम है, क्लोरोमेथेन क्या है, IUPAC नाम। आइए टेबल में लिख देते हैं। तो क्या समझ में आया, यहाँ पे एक ही समझ में आया हमारे, ये क्या है, मेथिल क्लोराइड है। क्या है ये, मेथिल क्लोराइड। ओके, और हेलो एल्केन यानी कि ये क्या हो गया, इसका नाम IUPAC क्लोरोमेथेन। पहला वाला नाम सीख गए ना, किसके आधार पे रखे जाएंगे, इसके अंदर जो एल्केन हैलाइड है वो ये नाम साधारण इसके आधार पे, जो हेलो एल्केन लिखा है वो इसके आधार पे लिखे जाएंगे, ऐसा होता है। अब आगे आ जाते हैं CH3CH2Cl। ठीक है, CH3CH2Cl इसका साधारण नाम। इसमें सबसे पहले आपको एल्किल हैलाइड दिख रहा है, आप जानते हैं एल्किल हैलाइड है। एल्क की जगह पर आप कार्बन परमाणु की संख्या लगाएंगे, तो लगाओ, एक कार्बन, दो कार्बन, कितने हो गए, दो कार्बन हो गए, तो दो के लिए क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। तो एल्किल की जगह पर क्या बन जाएगा, अब एथिल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्क की जगह एथ लगाते ही एथिल बन गया। और हैलाइड यानी इसमें क्लोरीन है, तो क्या नाम हो गया इसका, क्लोराइड। क्या नाम हो गया इसका, क्लोराइड। तो इसका नाम हो गया एथिल क्लोराइड। दूसरे नंबर का जो है वो क्या हो गया, एथिल क्लोराइड। आइए IUPAC नाम हेलो एल्केन होते हैं। क्या है इसमें, हेलोजन क्लोरीन है, तो क्या करें यहाँ पे क्लोरो कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्लोरो। कार्बन कितने हैं इसमें, दो हैं, इसलिए दो के लिए क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। इसलिए एल्केन लिखा हुआ है तो एल्क की जगह एथ लगाते ही क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। तो क्या नाम हो गया इसका, क्लोरो एथेन हो गया। एल्क की जगह लगाते ही कितना, एथेन हो गया। हेलो की जगह क्लोरीन लगाते ही क्या हो गया, क्लोरो हो गया। तो क्या नाम हो गया इसका, क्लोरो एथेन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, क्लोरो एथेन। तीसरे वाले को देख लेते हैं। तीसरे वाले में कार्बन परमाणु गिनो कितने हैं, एक, दो, तीन कार्बन है। तीन के लिए क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। तो क्या हो गया, ये प्रोपिल हो गया। क्या हो गया, प्रोपिल। और क्लोरीन के लिए क्या बोल देंगे आप, क्लोराइड बोल देंगे। क्या बोल देंगे, क्लोराइड। ठीक है, क्या बोल दिया आपने, प्रोपिल क्लोराइड। ठीक है, अब आ जाइएगा जरा यहाँ पे। जब यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं तो फिर क्या करें, क्या है इसमें, क्लोरीन है, तो क्या हो गया, क्लोरो हो गया। क्या हो गया, क्लोरो। ठीक, क्या हो गया, क्लोरो हो गया। और इसमें कार्बन कितने हैं, तीन है। तीन के लिए क्या बोलते हैं, प्रोप। तो उसके संगत जो एल्केन बनेगी वो क्या बनेगी, प्रोपेन बनेगी। क्या बनेगी, एल्केन के आधार पर प्रोपेन बनेगी। ठीक है, तो क्या नाम हो गया इसका, क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, इसके आगे हम क्या लगा देंगे, एक लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एक। क्यों, क्योंकि अब ये जो श्रृंखला है वो बड़ी हो गई है, और जब श्रृंखला बड़ी हो जाती है तो हम उसका अंकन करते हुए, क्या करते हुए, उसका अंकन करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं कि इसका 1, 2, 3। तो ये क्लोरीन जो है कौन से नंबर पे लगा हुआ है, पहले नंबर पे लगा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे कितना लगा रखा है, एक लगा दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कितना लगा रखा है हमने, एक लगा रखा है। अब आगे आ जाते हैं। तो आगे अब जब हम आए तो इस वाले में आते हैं। इस वाले में क्या है, 1, 2, 3, 4 कार्बन है। 4 के लिए क्या बोलेंगे हम, ब्यूटिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्यूटिल, क्योंकि मेथिल समूह क्या बनेगा, ब्यूटिल बनेगा एल्किल के आधार पे। और इसमें क्लोरीन है, ठीक है, क्या लगा हुआ है इसमें, क्लोरीन। तो क्या बोल देंगे इसको, क्लोराइड बोल देंगे। क्या बोल देंगे, क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पे एन लिखना होता है। जब श्रृंखला सीधी होती है, अगर श्रृंखला में सीधा लिखी होती है कोई चीज और डायरेक्टली जुड़ी होती है, तो उसके आगे हम क्या लगा देते हैं, एन लगा देते हैं, जो दिखाती है कि जो क्लोरीन है वो कहाँ पे जुड़ा है, सामने की तरफ जुड़ा हुआ है। एन ब्यूटिल क्लोराइड हो गया। ठीक है, अब IUPAC नाम देखते हैं। IUPAC नाम क्या होगा, वही क्लोरीन के लिए क्या बोलेंगे, क्लोरो बोल देंगे। और इसमें कार्बन कितने हैं, 4 हैं। 4 हैं, इसलिए क्या बोल देंगे इसको, ब्यूटेन बोल देंगे, क्लोरो ब्यूटेन। अब क्लोरो ब्यूटेन है तो यहाँ पर आपको कितना लिखना पड़ेगा, 1 लिखना होगा। क्यों, क्योंकि ये जो अब इसका मात्र श्रृंखला का अंकन करते हैं, और अंकन उस हिसाब से करते हैं मात्र श्रृंखला का कि जिधर से जो प्रतिस्थापी है या क्रियात्मक समूह है उससे कम नंबर मिले। अगर मैं इधर से नंबर दे दूं 1, 2, 3, 4, तो चौथे नंबर पे पड़ेगा क्लोरीन,
वाला जो कार्बन है, और अगर मैं इधर से नंबर दे दूं कार्बन परमाणु को 1 2 3 4, तो ये पहले नंबर पे ही पड़ जाएगा क्लोरीन, ठीक है। इसलिए कहाँ से इधर से नंबर दिया 1 2 3 4, कम से कम अंक प्राप्त होना चाहिए उसको, ठीक है, कम से कम नंबर प्राप्त हो, ठीक है, जल्दी पढ़े, वो बात ये है। तो क्लोरोब्यूटेन कितना हो गया 1, क्योंकि पहले नंबर पे लगा हुआ है। अब आ जाओ नीचे वाले में। नीचे वाले में अब क्या है कि यहाँ पे जो क्लोरीन है वो कहाँ पे लगा हुआ है, बीच में लगा हुआ है, और बीच में लगा होता है तो ये सेकेंडरी, यानी कौन से कार्बन परमाणु से जुड़ा है, सेकेंडरी कार्बन से, इसलिए यहाँ पे आप सेकेंडरी लिखेंगे, ठीक है। आगे इसमें कितने 1 2 3 4 कार्बन है, ये क्लोरीन वाला कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन है, तो कितने 4 कार्बन हो गए। 4 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, ब्यूटेल बोल देंगे, और यहाँ पर क्या है इसमें क्लोरीन लगा है, इसलिए क्या हो गया, ये क्लोराइड हो गया। क्या हो गया, ये क्लोराइड हो गया। ओके, आगे अगर अब हम क्या करते हैं, इसका नाम लिखना चाह रहे हैं कौन सा, IUPAC, तो IUPAC नाम में क्या होगा, पहली बात तो ये इसमें क्लोरीन तो है ही है, क्लोरीन तो क्या है इसमें है ही है। रिएक्शंस क्या है हमने यहाँ पे लिख रखा है, और आप क्या है यहाँ पर समझ पाएंगे कि हेलो एल्केन का सामान्य विरचन की जो विधियां हैं वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली विधि है इसमें एल्केनों के हेलोजनीकरण द्वारा। जो हेलो एल्केन है वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, वो एल्केनों के हेलोजनीकरण द्वारा, यानी एल्केन का क्या कराया जाता है, हेलोजनीकरण कराया जाता है। एल्केन की अभिक्रिया किससे कराई जाती है, किसी हेलोजन से कराई जाती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी क्या है, एक एल्केन है CH4, हमारे पास क्या है, कोई एल्केन है CH4, ठीक है, ये मेथेन है, और अगर इसकी अभिक्रिया हम किससे करा देते हैं, क्लोरीन से करा देते हैं। किससे कराते हैं, क्लोरीन से, जो कि क्या है, एक हेलोजन है। और अगर इसकी अभिक्रिया अगर हम कराते हैं, और यह अभिक्रिया जो होती है इसके लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक है, इसके लिए चाहिए हमें सूर्य का प्रकाश। यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है, तो आप क्या पाएंगे कि यहाँ पर CH3Cl बनता है, यानी कि यहाँ पर मेथेन क्या होता है, मेथेन में से हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन होना शुरू हो जाता है, और उसकी जगह हेलोजन परमाणु लगना शुरू हो जाते हैं, और इस तरीके से हमारे लिए क्या है, हेलोजन के मोनो डाई ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। और हम इसमें से मुख्य उत्पाद के रूप में क्या मान सकते हैं कि हमारे लिए क्या प्राप्त हुआ है, मेथिल क्लोराइड प्राप्त हुआ है। तो पहली अभिक्रिया यही कहती है कि अगर हम एल्केन का हेलोजनीकरण कराते हैं, सूर्य के प्रकाश में होती है ये अभिक्रिया, क्या होता है, सूर्य का प्रकाश। जब सूर्य का प्रकाश होगा तो आप क्या पाएंगे कि अगर मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से करा दी जाती है तो आपके लिए क्या प्राप्त होता है, CH3Cl प्राप्त होता है, और HCl बाहर निकलता है। तो पहला तरीका होता है इन्हें बनाने का कि एल्केन के हेलोजनीकरण द्वारा इनको बनाया जा सकता है। नंबर दूसरा आता है एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइड के योग द्वारा। एक तो एल्केन की क्या हेलोजनीकरण से बना सकते हैं, और दूसरा हम किससे बना सकते हैं, एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड के योग द्वारा इनको बनाया जा सकता है। अब एल्कीन क्या होती है, एल्कीन वे यौगिक होते हैं जिनमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है वो एल्कीन होती हैं। और ऐसे यौगिकों में अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब होता है HX, एक्स की जगह पर क्या हो सकता है आपका, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। जैसे HCl का योग करा दोगे, HBr का योग करा दोगे, या फिर किसका योग करा सकते हैं आप, HI का योग करा सकते हैं। इनमें से किसी का भी योग अगर आप कराते हैं तो आपके लिए क्या प्राप्त होंगे, हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होंगे जी, आपके लिए हेलो एल्केन प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, ये ली है हमने एथिलीन। क्या ली है, इसका नाम होता है एथिलीन, और एथिलीन पर अभिक्रिया कराई है हमने किसकी, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की। एथिलीन पर अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे लिए क्या प्राप्त होता है, हमारे लिए प्राप्त होता है एथिल ब्रोमाइड। क्या प्राप्त होगा, एथिल ब्रोमाइड। ये एथिलीन है और इसमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अभिक्रिया कराई गई है, तो क्या प्राप्त हो रहा है, एथिल ब्रोमाइड प्राप्त हो रहा है, जो कि क्या है, एक एथिल क्लोराइड है, एल्किल क्लोराइड है, हेलो एल्केन है, एथिल ब्रोमाइड। सही है ना। तो यहाँ पर दूसरा तरीका ये था कि एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइड के योग द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एल्कीनों का निर्माण, हेलो एल्कीन का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर दो बातें आती हैं कि अगर मान लीजिए सिंपल वाला एल्कीन है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास एल्कीन कैसा है, असममित एल्कीन है। असममित एल्कीन में आपके लिए समझाता हूँ कि अगर हमने क्या लिखा, CH2 लिखा और डबल बॉन्ड लगा के CH2 लिख दिया, तो इधर देखिए दोनों तरफ क्या है, CH2 है, तो ये क्या है, सममित एल्कीन है। लेकिन अगर हमने क्या कर दिया, इसकी जगह पर हम ले लेते हैं क्या, CH3 लिखा, CH लिखा, और फिर डबल बॉन्ड लगा के हम फिर क्या लिख देते हैं, यहाँ पे CH2 लिख देते हैं। तो ये वाली जो एल्कीन है कैसी है, असममित एल्कीन है। इसमें इधर देखो CH2 है, उधर क्या है, CH3 है और CH है, यानी कि दोनों तरफ बॉन्ड के दोनों तरफ क्या है, एक जैसे कार्बन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, तो ये असममित एल्कीन है। अब अगर इसमें हम हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराते हैं, मान लीजिए हम HBr का योग इसमें कराना चाह रहे हैं, HBr इससे जोड़ना चाह रहे हैं, तो बात ये आती है कि हाइड्रोजन कौन से कार्बन पे जुड़ेगा और जो ब्रोमीन है वो कौन से कार्बन पे जुड़ेगा।
तो इसके लिए क्या होता है, इसको समझाने के लिए क्या है, मार्कोनिकॉफ का नियम यूज में लाया जाता है। किसका नियम होता है, मार्कोनिकॉफ का नियम। और मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है कि यदि असममित एल्कीन में किसी हाइड्रोजन हैलाइड का योग होता है तो उसका जो ऋणात्मक पार्ट है वो कौन सा वाला पार्ट, देखिए इसका ये वाला कौन सा पार्ट है, पॉजिटिव, और ये क्या है इसका नेगेटिव पार्ट है। ये Br क्या है, नेगेटिव पार्ट, और H क्या है इसका पॉजिटिव पार्ट। तो इसका मार्कोनिकॉफ का नियम ये कहता है कि जो इसका ऋणात्मक पार्ट है वो किससे जुड़ेगा, वो उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या एक तो CH है और एक क्या है CH2 है। तो इन दोनों में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या किस पे है, इस पे कम है, इसलिए Br कहाँ पे जाके जुड़ेगा, इस पे जुड़ेगा, और हाइड्रोजन कहाँ पे जाके जुड़ेगा, यहाँ पे जाके जुड़ेगा। ये होता है मार्कोनिकॉफ का नियम कि असममित एल्कीन में अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग होता है तो जो ऋणात्मक पार्ट है अर्थात तो जो हैलोजन वाला पार्ट है वो कहाँ पे जाके जुड़ता है, वो उस कार्बन पे जाके जुड़ता है जिसपे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। समझ गए। तो यहाँ पर आपका जो कंपाउंड बनेगा वो क्या है, CH3 है, और CH इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, CH2 जुड़ जाएगा। अब आप कहेंगे आपने ये क्या कर दिया, डबल बॉन्ड कहाँ चला गया, तो डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाता है, सिंगल बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि प्रत्येक कार्बन पर कितने होने चाहिए, 4 बॉन्ड लगे होते हैं। और यहाँ पर जब Br चला जाता है, यहाँ पर हाइड्रोजन चला जाता है, तो इनकी संयोजकता जो है वो हाइड्रोजन के द्वारा और Br के द्वारा संतुष्ट होती है, और इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो खत्म हो जाता है और सिर्फ कौन सा बॉन्ड बचता है, सिंगल बॉन्ड बच जाता है। ओके। अब बात ये आती है कि यहाँ पे मार्कोनिकॉफ का नियम लग गया, लेकिन अगर यही अभिक्रिया किसमें कराई जाती है, पराक्साइड में कराई जाती है, पराक्साइड के प्रभाव में, जैसे बेंजाइल पराक्साइड में कराई जाएगी, तो आप क्या पाएंगे कि वहां पर इसका उल्टा होता है। यहाँ पे तो ब्रोमीन उस पे जा रहा था, ऋणात्मक पार्ट उस पे जा रहा था जिसपे हाइड्रोजन परमाणु कम है, लेकिन अगर पराक्साइड में यह अभिक्रिया होती है तो फिर कहां पर जाएगा, फिर जाएगा आपका उस परमाणु के पास में, बिल्कुल सेम टू सेम इसका उल्टा। और इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, खेरेस प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, खेरेस प्रभाव। और ऊपर वाला जो प्रभाव है वो कौन सा है, वो है मार्कोनिकॉफ का नियम, यानी मार्कोनिकॉफ का नियम। ठीक है, तो ये मार्कोनिकॉफ का नियम के आधार पे चल रहा है, और ये किसके आधार पे चल रहा है, खेरास प्रभाव के आधार पे चलता है। खेरास प्रभाव कब लगता है, जब ये अभिक्रिया किसमें कराई जाती है, पराक्साइड में कराई जाती है। पराक्साइड होगा तब चलती है ये, और बाकी नहीं तो नहीं चलती है। ठीक है, ये हो गया आपका। आइए अब हम तीसरा देख लेते हैं। दो तरीके हो गए हमारे हेलो एल्केन बनाने के। अब तीसरा आता है एल्कोहलों की हाइड्रोजन हैलाइडों से अभिक्रिया द्वारा। अगर हम एल्कोहलों की अभिक्रिया किससे करा देते हैं, हाइड्रोजन हैलाइडों से करा देते हैं, तो आपको क्या प्राप्त होंगे, हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। कैसे, ROH। ROH क्या होते हैं, मैं आपके लिए बता दूं कि ROH का मतलब होता है कि यहाँ पर R क्या है, एल्किल समूह है, और OH क्या है, क्रियात्मक समूह है। और अगर एल्किल समूह से क्या है, कोई OH क्रियात्मक समूह जुड़ जाता है तो फिर वहां पर क्या बनके तैयार होता है, वहां पे बनके तैयार होता है एल्कोहल। तो ROH क्या होते हैं, एल्कोहल होते हैं, और RX क्या होते हैं, एल्किल क्लोराइड होते हैं। तो ROH है, और हमने अभिक्रिया किससे करा दी, हाइड्रोजन हैलाइड। ये हाइड्रोजन है और X क्या है, हैलाइड है, इसलिए हाइड्रोजन हैलाइड है। और जब इन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तो आपके लिए क्या प्राप्त होते हैं, RX प्राप्त होते हैं, और बाहरी रूप में जल निकलता है। इसकी देखो यहाँ पे ये वाली जो अभिक्रिया दी गई है, ये कैसी अभिक्रिया है, जर्नल अभिक्रिया है। इसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, R की जगह पर कुछ भी लगा सकते हैं। R की जगह पर आप CH3 भी लगा सकते हैं, C2H5 भी लगा सकते हैं, C3H7 भी लगा सकते हैं। ऐसे जैसे जैसे करके लगाएंगे उसी हिसाब से क्या है आपके लिए यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, वैसे ही हेलो एल्केन प्राप्त हो जाती है। अब हमने यहाँ पे R की जगह पर क्या लगाया है, C2H5OH लगाया है। तो C2H5OH लगाया नहीं, एथिल अल्कोहल, और उसकी अभिक्रिया हमने किससे कराई है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराई है। जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड से इसकी अभिक्रिया करा देते हैं तो आपके लिए क्या प्राप्त होगा, एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, और अलग से इसमें क्या निकलता है, जल निकलता है। ठीक है ना। तो अगर हम एल्कोहलों पर क्या करते हैं, हाइड्रोजन हैलाइडों की अभिक्रिया कराते हैं तो आपके लिए कौन से यौगिक प्राप्त होते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड प्राप्त होते हैं। जैसे C2H5OH HBr से अभिक्रिया कराई तो इसका OH यहाँ से हट जाएगा, इसकी जगह Br लग जाएगा, और ये OH इस H के साथ जाकर के क्या बना लेगा, जल बना लेता है। इस तरीके से अभिक्रिया होती है। अब आगे आते हैं, अगर हम एक और तरीका है एल्कोहलों की फास्फोरस हैलाइडों की अभिक्रिया द्वारा। एल्कोहलों के क्या होते हैं, फास्फोरस हैलाइड होते हैं, और फास्फोरस हैलाइड जो है वो क्या है, यानी फास्फोरस के दो हैलाइड, क्लोरीन के साथ फास्फोरस दो हैलाइड बनाता है। जैसे एक तो होता है PCl3 और एक होता है PCl5। ठीक है, पहला कौन सा होता है, PCl3 होता है, दूसरा कौन सा होता है, PCl5 होता है। तो अगर हम किसी भी एल्कोहल की PCl3 से अभिक्रिया करा दें या PCl5 से अभिक्रिया करा दें तो आप क्या पाएंगे कि वहां पर आपको क्या प्राप्त होगा, हेलो एल्केन प्राप्त होगा, और वो भी कौन सा होगा, क्लोराइड वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे हम अभिक्रिया जो ले रहे हैं वो किस में ले रहे हैं, क्लोराइड में ले रहे हैं। तो यहाँ पे वही है
एल्कोहलों की फास्फोरस हैलाइडों की अभिक्रिया द्वारा हमें क्या प्राप्त होते हैं, हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। यहाँ अभिक्रिया लिखी गई है 3CH3CH2OH, यहाँ पे लिखा हुआ है CH3CH2OH, ठीक है। आप समझ रहे हैं ये क्या है, C2H5OH ही है, क्योंकि एक कार्बन दो कार्बन कितने हो गए, दो कार्बन, H कितने, 3 और 2 5, और C2H5OH। तो ये एथिल एल्कोहल है, दोनों तरीके से लिखे जाते हैं, ये थोड़ा तोड़ के लिखा जाता है और ये क्या है, एक पकड़ के लिखा जाता है। तो C2 ये आपने लिया CH3CH2OH, कितना 3, ये संतुलित करने के लिए लगाया है, तो एथिल एल्कोहल है। उसकी अभिक्रिया किससे कराई गई है, PCl3 से कराई गई है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से कराई गई है। और जब दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है तो आपके लिए क्या प्राप्त होता है, एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है, और यही क्या है, एक हेलो एल्केन है। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एल्कोहल है और यहाँ पर क्या है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, तो क्या बन रहा है, एल्किल क्लोराइड बन रहा है, और पीछे बन रहा है आज तो फास्फोरिक अम्ल। हमारा मुख्य उत्पाद जो बनाने की विधि है हमारी कौन सी है, वो ये है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे ही अगर एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करा दी जाती है, एथिल एल्कोहल है और इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो भी आप क्या पाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर प्राप्त हो रहा है आपके लिए एथिल क्लोराइड। तो दोनों तरीके से, यानी कि एल्कोहलों की अभिक्रिया, चाहे कोई सा भी एल्कोहल हो और उसकी अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से करा दो या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करा दो, तो आपको क्या प्राप्त होते हैं, हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। ये इसका चौथा बनाने की प्रक्रिया थी। अभी आगे बढ़ते हैं, तो अब हम देखते हैं नंबर 5 नंबर पे क्या देख रहे हैं कि हैलाइडों के विनिमय द्वारा, पांचवी विधि है कि हैलाइडों का अगर हम विनिमय करते हैं, यानी एक हैलाइड की जगह पर दूसरा हैलाइड आ जाता है, यानी एक हैलोजन परमाणु की जगह दूसरा हैलोजन परमाणु आता है और दूसरे हैलोजन परमाणु की जगह पहला हैलोजन परमाणु आ जाए, तो इस तरीके से क्या होता है, हैलोजन का हैलाइडों का विनिमय होता है। और मुख्यतः इस विधि द्वारा जो बनाए जाते हैं वो आयोडाइड बनाए जाते हैं, एल्किल आयोडाइड, यानी ऐसे बनाए जाते हैं जिनमें आयोडीन क्या है, हैलोजन की जगह पर रहता है, वे यौगिक बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने का प्रोसेसिंग क्या है वो देख लेते हैं आपके लिए, कि यहाँ पर क्या है, एल्किल क्लोराइड है, ये हमने क्या लिया, एल्किल क्लोराइड, और वो भी कौन सा है, एथिल क्लोराइड है, C2H5Cl, इसे क्या कहते हैं हम, एथिल क्लोराइड कहते हैं। और आगे है सोडियम आयोडाइड, आगे क्या है, यहाँ पर सोडियम आयोडाइड है, Na है, क्या है, सोडियम आयोडाइड। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस क्लोरीन की जगह पर तो क्या लग जाता है, आयोडीन लग जाता है, और ये आयोडीन कहाँ पे आ जाएगा, इस क्लोरीन की जगह पे आ जाता है। क्लोरीन कहाँ चला जाता है, आयोडीन की जगह पर। क्लोरीन आयोडीन एक दूसरे की जगह पर क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, विनिमय हो जाते हैं, और यह अभिक्रिया जो कराई जाती है किसमें कराई जाती है, एसीटोन में कराई जाती है। और इस तरीके से जब आयोडीन यहाँ पे आ जाएगा C2H5I के साथ, C2H5 के साथ, तो क्या बनेगा, C2H5I, और उधर क्या बन जाता है, NaCl। और इस तरीके से भी क्या है, हेलो एल्केन बनाए जाते हैं। लास्ट वाली विधि से मुख्य रूप से आयोडीन वाले यौगिक बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 5 विधियां हैं। 5 विधियों में हमने क्या देखा कि पहला तो हम एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा बना सकते हैं, दूसरा एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइडों के योग के द्वारा, तीसरा एल्कोहलों की हाइड्रोजन हैलाइडों से अभिक्रिया द्वारा, यानी HX से अभिक्रिया, HCl HBr, इन चीजों से अभिक्रिया करा के बना सकते हैं। और चौथा होता है एल्कोहलों की PCl3 या PCl3 से अभिक्रिया करा दीजिए या PCl5 से अभिक्रिया करा दो, तो भी क्या होते हैं, आपको हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। और पांचवा होता है हैलाइडों के विनिमय द्वारा, हैलाइडों का विनिमय कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर एक अलग हैलाइड होगा, यहाँ अलग हैलाइड, दोनों क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, और इस तरीके से क्या है, आप हेलो एल्केन का निर्माण कर लेते हैं। ये थी हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियाँ। जी हाँ, तो अब हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म की, इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, मुख्य रासायनिक अभिक्रियाओं पे चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे 6-7 रासायनिक अभिक्रियाएं हमने लिख रखे हैं, इनके रासायनिक गुणधर्म लिख रखे हैं और इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले इनका रासायनिक गुणधर्म है कि अगर हेलो एल्केन है और अगर हेलो एल्केन की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, कास्टिक सोडा से कराते हैं। तो अगर कास्टिक सोडा से, यानी कास्टिक सोडा के जलीय विलयन से अगर हम क्या करते हैं, हेलो एल्केन की अभिक्रिया कराते हैं, यानी RX वाले सूत्र की, किसकी, RX वाले सूत्र की अगर अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, कास्टिक सोडा के जलीय विलयन से कराते हैं। यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको कि RX, कोई भी RX हो सकता है, ठीक है, R की जगह कुछ भी हो सकता है, X की जगह कुछ भी हो सकता है, वो NaOH से अभिक्रिया करेगा तो आपको क्या बनाएगा, ROH देता है, यानी अल्कोहल देता है, और वहां पर क्या बनता है, NaX। ये जो होता है, ये जनरल फॉर्मूला होता है कि R की जगह पर आप क्या है, कुछ भी लगा सकते हैं, CH3 C2H5 कोई भी एल्किल समूह होगा, और X की जगह पर क्या है, कोई भी हेलोजन परमाणु लगा सकते हैं। और पहले ये रासायनिक अभिक्रिया समझने के लिए ऐसे लिखी जाती है, और फिर बाद में इसकी क्या है, ओरिजिनल एक अभिक्रिया उदाहरण लिखा जाता है, जिसमें हमने लिया है एथिल ब्रोमाइड, R की जगह C2H5 लगाया है, X की जगह पर क्या लगाया हुआ है, Br लगाया हुआ है, और फिर इसकी अभिक्रिया हमने किससे करा दी है, NaOH से करा दी है। तो क्या बन के तैयार हो रहा है, तो बन के तैयार हो रहा है यहाँ पे C2H5OH, और क्या निकल रहा है इसमें से, NaBr अलग हो रहा है, ठीक है।
तो C2H5Br है और इसकी अभिक्रिया किससे करा दी गई है, NaOH से करा दी गई है, तो क्या हो गया है, C2H5OH बना है और NaBr इसमें से अलग हो गया है। ठीक है, फिर अगला नंबर आता है, पहली अभिक्रिया समझ गए कि अल्कोहल प्राप्त होते हैं। दूसरा, अगर सोडियम एल्कोक्साइड से अभिक्रिया, अगर हेलो एल्केन की अभिक्रिया किनसे करा देते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड से। सोडियम एल्कोक्साइड क्या होते हैं, जिनका सामान्य सूत्र RONA होता है, ये होते हैं सोडियम के एल्कोक्साइड। और यहाँ पर जो एल्किल समूह लगेगा उसके आधार पर ये मेथॉक्साइड, एथोक्साइड, प्रोपेक्साइड बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो सोडियम एल्कोक्साइड से अगर इनकी अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या प्राप्त होते हैं, तो प्राप्त होते हैं आपके लिए ईथर। क्या प्राप्त होते हैं, ईथर प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखाया कि RH कोई भी एक हेलो एल्केन है और उसकी अभिक्रिया किससे कराई गई, किसी एल्कोक्साइड से कराई गई है, सोडियम एल्कोक्साइड से। तो यहाँ पर आगे की तरफ क्या प्राप्त हो रहा है, ROR'। ROR' जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं ईथर। ये क्या होते हैं, ईथर, यानी कि O जो बीच में क्या है, O ऑक्सीजन परमाणु होता है और दोनों तरफ क्या लगे होते हैं, इसमें एल्किल समूह लगे होते हैं, ये होता है ये आपका ईथर। ठीक है, तो क्या प्राप्त होते हैं जी, आपके लिए ईथर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ROR' यानी ईथर प्राप्त हुआ और NaX इसमें से बाहर हो रहा है। फिर इसका ओरिजिनल एक एग्जांपल लिया है कि C2H5Br है और इसकी अभिक्रिया हमने किससे करा दी, C2H5ONa से करा दी, यानी सोडियम एथोक्साइड से। C2 है इसलिए एथोक्साइड है, तो ये हुआ सोडियम एथोक्साइड से। अगर अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड की कराते हैं तो आपके लिए आगे जाकर के क्या प्राप्त होता है, तो आपके लिए आगे जाके प्राप्त होता है यहाँ पर डाई एथिल ईथर, यानी कि इसमें कितने एथिल हैं, डाई एथिल हैं, इसलिए क्या हो गया ये डाई एथिल और पीछे लगा दिया हमने ईथर। इनके नामकरण के बारे में बाद में बात करेंगे, जब ईथर वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसमें बात हो जाएगी। NaBr इसमें से क्या है, अलग हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या समझिएगा, सोडियम एल्कोक्साइड से इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होते हैं, ईथर प्राप्त होते हैं, जैसे C2H5Br, C2H5ONa, यानी कि ये क्या है, एथिल ब्रोमाइड है। और अगर इसकी अभिक्रिया सोडियम एथोक्साइड से कराते हैं तो आपके लिए क्या प्राप्त होता है, डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। ठीक है, फिर तीसरा नंबर आता है विहाइड्रोजनीकरण, यानी कि अगर इनका हम क्या कर देते हैं, विहाइड्रोजनीकरण कर देते हैं तो फिर क्या होता है, जब इनका विहाइड्रोजनीकरण कैसे होता है, अगर हम किसी हेलो एल्केन है और उसकी अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, एल्कोहलिक कास्टिक पोटास, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और उसको किसमें भिगो रखा है, एल्कोहल में। एल्कोहल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों साथ साथ हैं और अगर ऐसी स्थिति में आप अभिक्रिया कराते हैं तो आपके लिए क्या प्राप्त होता है, विहाइड्रोजनीकरण होता है। और विहाइड्रोजनीकरण होने पर आपके लिए प्राप्त होती है एल्कीन। क्या प्राप्त होती है, एल्कीन। ऐसे हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। ऐसे यौगिक आपके लिए प्राप्त होते हैं। ठीक है, एल्कीन प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया गया CH3, CH2, CH2Br, यानी कि ये है प्रोपेल ब्रोमाइड और इसकी अभिक्रिया कराई गई एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। एल्कोहल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों को लिया गया साथ, और जब दोनों को साथ लिया गया है तो यहाँ पर इन दोनों की अभिक्रिया होने से क्या बनी है, यहाँ पर बन के तैयार हुई है आपके लिए प्रोपीन। क्या बन के तैयार हुई है, प्रोपीन, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है इसलिए क्या है, ये प्रोपीन है, प्रोपेन नहीं है। और 1 2 3 कार्बन है इसलिए इसको क्या कहा गया है, प्रोपीन कहा गया है। तो अगर इनकी अभिक्रिया एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएं तो आपको क्या मिलती है, एल्कीन मिलती है। तो प्रोपीन क्या है, एक एल्कीन है, H2 अलग होता है इसमें से और KBr क्या होता है, अलग होता है। ये है प्रोपेल ब्रोमाइड, ये कास्टिक पोटास है और इसकी अभिक्रिया इससे कराने पर क्या बनेगी, एल्कीन बनती है, यानी कि प्रोपीन बनती है। तो विहाइड्रोजनीकरण से आपके लिए क्या प्राप्त होती है, एल्कीन प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, एक अभिक्रिया होती है वोल्टेज अभिक्रिया। पेपर में एग्जाम में कभी कभी टिप्पणी करवाने के लिए आता है, शॉर्ट नोट्स करवाने के लिए आता है कि वोल्टेज अभिक्रिया पर टिप्पणी कीजिए, या ऊपर लिखा होगा कि निम्न पर टिप्पणी कीजिए और वहां पर लिखा होगा वोल्टेज अभिक्रिया। तो आपके लिए क्या करना होगा, वहां उस पर टिप्पणी करनी होगी, उसे बताना होगा, एक्सप्लेन करना होगा कि वोल्टेज अभिक्रिया क्या है। तो वोल्टेज अभिक्रिया को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आप क्या करें, यहाँ पर वोल्टेज अभिक्रिया होती क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, RX दिख रहा है, यानी कि इस रिएक्शन से ही आप क्या बना लेंगे, हिंदी बना लेंगे। और अगर आपको हिंदी याद है तो आप रिएक्शन बना लेंगे। इनमें से एक पार्ट्स आपके लिए क्या है, याद करना है। और केमिस्ट्री में यही, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडा यही है कि यहाँ पर क्या है, मोस्टली रिएक्शंस के बारे में ही ज़्यादा बात की जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर रिएक्शन के बारे में बात की जाती है, तो आप अच्छे से क्या है रिएक्शन को याद कर पाए, समझ पाए। तो यहाँ पर वोल्टेज अभिक्रिया क्या होती है कि जब भी कोई हेलो एल्केन है और वो हेलो एल्केन किसके साथ अभिक्रिया करता है, सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है, और किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में। यानी हेलो एल्केन ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, R सिंगल बॉन्ड R। R सिंगल बॉन्ड R क्या होते हैं, ये होते हैं एल्केन। क्या होते हैं, एल्केन। यानी कि अगर देखो ये वाला क्या है, मैथिल समूह है और ये क्या है, मैथिल समूह है। ठीक है, और ये दोनों क्या है, एल्किल समूह है, और जुड़ करके क्या बनाते हैं, C2H6 बनाते हैं, जो कि क्या होता है, एक एल्केन होता है।
तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि आर सिंगल बॉन्ड आर जो होते हैं वे क्या होते हैं, एल्केन होते हैं। क्या होते हैं, ये एल्केन होते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्या होती है बोल्टस अभिक्रिया की, जब कोई हेलो एल्केन ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया करके क्या बनाता है, एल्केन बनाता है। तो इस अभिक्रिया को हम बोल्टस अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहलाती है ये अभिक्रिया, बोल्टस अभिक्रिया कहलाती है। कैसे, RX है Na है, दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो R सिंगल बॉन्ड R बनता है और NaX इसमें से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। 2RX लिया है यहाँ पे अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए। ठीक है, यही अभिक्रिया बोल्टस अभिक्रिया है कि जो हेलो एल्केन है वो ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया करके एल्केन बनाते हैं। यही क्या कहलाती है, बोल्टस अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसका एग्जांपल यहाँ दिया है CH3CH2I। CH3CH2I होता है एथिल आयोडाइड और इसकी अभिक्रिया किससे करा दी गई, ये सोडियम से करा दी गई। किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में। तो आपके लिए क्या प्राप्त हुआ है, 1 2 3 4 कार्बन है तो क्या मिलेगा, ब्यूटेन प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, ब्यूटेन, जो कि क्या है, एक एल्केन है। और पीछे क्या प्राप्त होता है, सोडियम आयोडाइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मोस्टली बस यही रिएक्शन को याद करना है, RX Na, R सिंगल बॉन्ड R और प्लस NaX। R की जगह X की जगह आप अपनी मर्जी से जो भी लगाएंगे रिएक्शन बनके तैयार हो जाती है ओरिजिनल वाली। और बोल्टस अभिक्रिया यही कहलाती है कि इसमें सोडियम धातु के साथ ईथर हेलो एल्केन से क्रिया करके क्या बनाता है, एल्केन बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला आता है मैग्नीशियम के साथ क्रिया, यानी कि अगर कोई हेलो एल्केन है और वो किसके साथ अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, तो बनता है जी आपका ग्रेगनार्ड अभिकर्मक। क्या बन के तैयार होता है, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक। ग्रेगनार्ड अभिकर्मक कार्ब धात्विक यौगिक होता है। क्या यौगिक होता है ग्रेगनार्ड अभिकर्मक, कार्ब धात्विक यौगिक है, यानी कि इसके अंदर कार्बन और धातु, धातु कौन सी है, मैग्नीशियम है, कार्बन है और धातु है, इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, एक बंध पाया जाता है। तो जिन यौगिकों में कार्बन और धातु के बीच में बॉन्ड होता है वे क्या कहलाते हैं, कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। तो आपका जो ग्रेगनार्ड अभिकर्मक है इसका सामान्य सूत्र होता है RMgX। क्या होता है, RMgX, यानी CH3 होगा या C2H5 होगा, Mg मैग्नीशियम धातु है और यहाँ पर क्या है, कोई भी हेलोजन होता है। ये यौगिक क्या कहलाता है, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक। इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है कार्बनिक रसायन में, कार्बन के अन्य संश्लेषण, अन्य यौगिकों के संश्लेषण में। तो मैग्नीशियम के साथ अगर क्रिया कराते हैं हम, कोई भी RX है यानी कि हेलो एल्केन है उसकी मैग्नीशियम के साथ क्रिया करा दें तो आपके लिए क्या प्राप्त होता है, RMgX प्राप्त होता है, यानी कि ग्रेगनार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। तो मैग्नीशियम के साथ ये क्रिया करके क्या बनाएंगे, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक बनाते हैं। समझ गए ना, तो यहाँ तक क्या है, ये ग्रेगनार्ड अभिकर्मक बनाएंगे। नेक्स्ट, अब इसमें ये और बताया गया कि जो ग्रेगनार्ड अभिकर्मक होता है RMgX, वो अगर जल से क्रिया कर ले या अम्ल से क्रिया कर लेता है। अगर RMgX है, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक है, तो वो जल से क्रिया करे या फिर किससे क्रिया कर ले, अम्ल से क्रिया कर ले, तो वो ऐसा करने पर क्या बनाता है, एल्केन बनाता है। एल्केन कैसे बनाता है, RH बनाता है। क्या बनाता है, RH। RH क्या होते हैं जी, RH यानी कि आप R जानते हैं क्या होता है, CH3 होता है और अगर इसमें एक और हाइड्रोजन परमाणु ऐड कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, CH4। और आप जानते हैं CH4 क्या होता है, मेथेन होता है, यानी कि एल्केन होता है। आप इतना जानते हैं कि R जो होते हैं वे एल्किल समूह है और उनमें एक हाइड्रोजन परमाणु कम होता है, किससे, एल्केन से। और अगर इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन परमाणु R के साथ हम अटैच कर दें तो क्या बन जाएगी, एल्केन बन जाएगी ना। तो सेम वही है कि यहाँ पर ये RMgX यानी ग्रेगनार्ड अभिकर्मक जो होता है ये जल से क्रिया करके क्या बनाता है, एल्केन बनाता है और इधर बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड। ठीक है, जो भी हैलाइड आप लगाएंगे उसी का नाम यहाँ पे लिखा जाता है। तो सिंपल सी बात है कि मैग्नीशियम के साथ ये क्रिया करके क्या बनाते हैं, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक बनाते हैं और ग्रेगनार्ड अभिकर्मक जल या अम्ल से क्रिया करके क्या देता है, एल्केन देता है। ठीक है, यहाँ तक खत्म। नेक्स्ट आता है अपचयन। अगर हेलो एल्केन का क्या किया जाता है, अपचयन किया जाता है। अपचयन क्या होता है, अगर किसी भी यौगिक में हाइड्रोजन का संयोग हो रहा हो या उसमें से क्या है, कोई भी हेलोजन निकल, यानी कि ऋण विद्युतीय पदार्थ जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और भी होते हैं, वो सब क्या है यहाँ से निकल के जा रहे हों तो फिर हम क्या कहते हैं, इसका अपचयन हो रहा है। तो हम यहाँ पे यही बात करने वाले हैं कि इसका अपचयन होगा तो क्या प्राप्त होता है। किसका अपचयन कर रहे हैं हम, हेलो एल्केन का। तो हेलो एल्केन है उसका अपचयन करेंगे। अपचयन करने के लिए यहाँ पे कई सारी चीजें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमने लिया है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे हमने जिंक प्लस HCl लिया है। जिंक क्या लिया है और HCl लिया है। HCl कैसा है, सांद्र है। ये और भी कई सारे अपचायक एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरे पदार्थों को अपचयन कराने में सहायता करते हैं, अपचयन करते हैं। तो ऐसे अपचायकों की उपस्थिति में क्या होता है, इनका अपचयन होता है। और सिंपल सी बात है कि अगर हेलो एल्केन का अपचयन कराएंगे, हमारे पास हेलो एल्केन है, RX होते हैं, हमारे पास हेलो एल्केन क्या होते हैं, RX होते हैं। और अगर इनका हम क्या कराते हैं, अपचयन कराते नहीं, इनमें हाइड्रोजन का योग कराते हैं। तो देखो, जब इस पे हाइड्रोजन का योग कराएंगे तो ये X तो इसमें से निकल के चला जाएगा, दो हाइड्रोजन है हमारे पास, दो। ठीक है,
दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन तो इसके साथ लग जाएगा तो क्या बनेगा RH बन जाएगा, और एक X इसमें से निकल के चला जाएगा जो क्या बनाएगा HX बनाएगा। यानी कि अब आप क्या देख रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन का संयोग इसमें होता है तो क्या बनते हैं RH बनते हैं, और RH क्या होते हैं, RH होते हैं जी आपके एल्केन। क्या होते हैं, एल्केन। तो सिंपल सी बात ये निकल के आई कि अगर हम हेलो एल्केन का क्या करते हैं, अपचयन करते हैं, और ये अपचयन किसके द्वारा कर रहे हैं, हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा कर रहे हैं, किसी के भी द्वारा करें तो हमारे लिए क्या प्राप्त होते हैं, एल्केन प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगर इनका हम क्या करते हैं, अपचयन करते हैं, तो अपचयन करने पर आपके लिए क्या प्राप्त होगा, अपचयन करने पर प्राप्त होगा आपके लिए क्या, एल्केन। ठीक है ना, एल्केन प्राप्त होता है। जैसे RX लिया हमने, RX क्या है, यहाँ पर कोई भी हेलो एल्केन है, इसकी अभिक्रिया हमने किससे कराई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराई, और किसमें होती है अभिक्रिया, ईथर की उपस्थिति में होती है। तो यहाँ पर आपके लिए क्या प्राप्त हुआ है, RH प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, RH प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, RH जो कि क्या है, एल्केन है, LiX प्राप्त होता है, और AlX3 यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड जो भी होगा, आप X की जगह पर जो भी लगाएंगे, R की जगह जो भी लगाएंगे, आपकी मनपसंद चीज क्या है वहां पे बनके तैयार हो जाएगी। आप इसके आधार पर क्या है आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हमने ले लिया RI, ये भी क्या है, एक हेलो एल्केन है, यानी कि इसकी जगह मेथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और उसकी अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं, अभी करा रहे हैं जिंक प्लस HCl, कंसंट्रेट HCl है और जिंक है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, इससे इसकी अभिक्रिया कराते हैं। तो इसमें दो नवजात हाइड्रोजन का संयोग होता है, तो एक हाइड्रोजन R के साथ चला जाता है, एक हाइड्रोजन I के साथ चला जाता है, और आपको प्राप्त होते हैं RH यानी एल्केन प्राप्त होते हैं, और हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर इनका अपचयन कराते हैं तो क्या प्राप्त होते हैं, आपको एल्केन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होंगे जी, एल्केन प्राप्त होते हैं। सही है ना, तो आपने क्या देखा, अगर यहाँ पर हम कास्टिक सोडा के जलीय विलयन से क्रिया कराएं तो क्या बनते हैं, एल्कोहल बनते हैं। सोडियम एल्कोक्साइड से क्रिया कराएं तो क्या बनते हैं, ईथर बनते हैं। और अगर हाइड्रोजनीकरण करें तो क्या बनती हैं, एल्कीन बनती हैं। और अगर बोल्टज अभिक्रिया कराएं तो क्या बनते हैं, एल्केन बनते हैं। और अगर मैग्नीशियम के साथ क्रिया कराएं तो क्या बनते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनते हैं। और अगर अपचयन कराते हैं इनका तो क्या बनते हैं यहाँ पर, तो आपके लिए यहाँ पर एल्केन प्राप्त होते हैं। सही है ना, ये थे इनके रासायनिक गुणधर्म, और इन रासायनिक गुणधर्म के आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं, कोई भी हेलो एल्केन है। अभी इसके बाद क्या है, हम एक कंपाउंड लेंगे जो एक मुख्य कंपाउंड होगा आपका, वो होगा एथिल ब्रोमाइड। आपके चैप्टर में क्या है, एथिल ब्रोमाइड है, और उस एथिल ब्रोमाइड के आपके लिए क्या करने हैं, यहाँ पर भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म वगैरह पढ़ने होंगे। तो वहां पर एथिल ब्रोमाइड को बनाने की वही विधियां हैं जो सामान्य विधियों में चर्चा की गई है, और वही गुणधर्म है जो क्या है यहाँ पर लिखे गए हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, X की जगह Br लेना है, और R की जगह पर क्या लेना है, आपको एथिल समूह लेना है C2H5। ठीक है, जब C2H5 लेंगे तो C2H5 क्या बन के तैयार होगा, Br होगा, C2H5। ठीक है, और X की जगह आप क्या लेंगे, Br लेंगे। ठीक है, तो ये कंपाउंड बन के तैयार होगा। यानी इन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में अगर आप C2H5 Br लगाएंगे जनरल फॉर्मूला में तो आपका एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा। तो इसे बार बार अलग से बनाने की, अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसी के अंदर क्या है हमने कंटेन कर रखा है इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए क्या है, ये पूरा हो चुका है। इस वीडियो में हमने क्या है पूरा ये सीखा है कि जो हेलो एल्केन है वो क्या होते हैं, और उनका नामकरण कैसे रखा जाता है, और इनके बनाने की सामान्य विधियां क्या हैं, और इनके भौतिक गुणधर्म, इनके रासायनिक गुणधर्म क्या हैं, मुख्य रासायनिक अभिक्रियाओं की चर्चा की है। ठीक है, तो यहाँ तक का क्या है आपका कंटेंट खत्म हो गया है। अब हेलो एल्केन में हम क्या है ट्राई हेलोजन वेस्टर्न पढ़ेंगे, जो कि क्या होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए अपना अध्ययन चालू रखें, और क्या है अपने आपको मोटिवेट रखें, और अपने अध्ययन में क्या है आपको व्यस्त रखें।